नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लक्ष्मीकांत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 में एक एक करके सभी आर्टिकल को डिटेल लेवल में एक्सप्लेन करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल किस भाग में है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, साथ ही बताया था कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जो आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी मूल अधिकार बता रखे हैं उन सबको डिटेल लेवल में समझते हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में जितना होगा उतने कवर करेंगे, बाकी अगले वीडियो में, ताकि आपके सारे लक्ष्मीकांत के पॉइंट इंपॉर्टेंट वो सारे कवर हो जाएं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली है और पार्ट 1 के बाद में हम लोगों ने ये पार्ट 1 में थोड़ी बहुत बता देता हूं जानकारी। भाग 3 में हम लोगों ने कहा है कि मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 12 से 35 तक अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसमें आज हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। जितने इस वीडियो में हो सकते हैं उसको समझेंगे। फिर हम लोग कम से कम आज हम लोग 12 से 18 तक जो आर्टिकल है उसको एक्सप्लेन करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उस आर्टिकल का कहने का मकसद क्या है, क्या भारत के नागरिकों पर उनका मौलिक अधिकारों पर क्या इफेक्ट रहता है, किस प्रकार के प्रतिबंध हैं। तो एक एक आर्टिकल को समझेंगे क्योंकि आर्टिकल वाइज ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारी जानकारी एक बार में क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 से 35 तक इसका प्रावधान है मौलिक अधिकारों का। ठीक है ना। जो हमारे मौलिक अधिकार है ये व्यक्तिगत अधिकार इस प्रकार से कह सकते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। अब आप लोग सोच रहे हैं राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा आप लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 36 या 37 में आप लोग मान सकते हैं उसमें राज्य की परिभाषा फिर दे रखी है। तो राज्य की परिभाषा से संबंधित प्रावधान आप लोग देखेंगे मौलिक अधिकार में भी और नीति निर्देशक तत्व में। दोनों का क्या सिस्टम है, तो पहले हम लोग इसमें मौलिक अधिकार के रूप में जो राज्य की परिभाषा बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो राज्य की परिभाषा में आएंगे, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें भाई राज्य की परिभाषा में कौन से आएंगे, जैसे भारत की संसद है, मतलब जिसमें विधायी और कार्यपालिका कार्य या विधायी संबंधित कार्य प्रोसेस हो रहा है, या एक तरीके से कह सकते हैं भारत की संसद है, ये भी क्या है एक राज्य के रूप में राज्य की परिभाषा में आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे राज्य विधानमंडल हो गए, जिसमें भी हम लोग भारत की संसद में तो पूरे पार्लियामेंट को देखते हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा की कार्य प्रणाली प्रोसेस होता है। ठीक है ना। और राज्य के विधानमंडल में वही वो का वो प्रोसेस है जो स्टेट लेवल पर प्रोसेस होता है, वही जो सेंट्रल लेवल पर हो रहे हैं वो का वो स्टेट लेवल पर विधानसभा और विधान परिषद के रूप में, और सेंट्रल लेवल पर हो रहे हैं किसके, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। क्लियर है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसके अलावा जो भी संस्थाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार के अंदर के काम कर रही हैं, हो सकता है कोई प्राइवेट संस्था हो राज्य की परिभाषा में, जैसे ओएनजीसी का तेल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। इसके अलावा एनसीईआरटी टाइप का कुछ हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर के रूप में काम करती है। हो सकता है ये क्या है प्राइवेट संस्था है, लेकिन राज्य सरकार की संस्था के रूप में जो काम करने वाली कोई भी संस्था है वो भारत के राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है, जो कि आर्टिकल 12 में प्रावधान किया गया है। समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिर राज्य क्या हो सकता है, वो जो बेसिक होना चाहिए वो आप लोग, इसमें कुछ नहीं, कोई संस्था का नाम होगा। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है क्या भारत सरकार की राज्य या भारत सरकार के या राज्य सरकार के कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से उससे कनेक्टेड है, तो वो भी क्या होगी एक तरीके से राज्य की परिभाषा में शामिल होगी, भले ही वो प्राइवेट संस्था हो लेकिन राज्य सरकार के रूप में भी काम करती है। ठीक है ना। अब ये आराम से राज्य की परिभाषा तो उम्मीद कर रहा हूं कि आराम से समझ में आ गया, और लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के सामने लिखा बहुत मिलता है, लेकिन थोड़ा समझने वाली चीज होती है तो वो आना जरूरी है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में तो राज्य की परिभाषा को बता दिया। आर्टिकल 13 क्या कह रहे हैं, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अब एक लाइन से समझना मुश्किल है, ये क्या कर इसमें बता रखे हैं जो मूल अधिकारों का असंगत, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं या मूल अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ठीक है ना। कहीं ना कहीं हनन हो रहा है या उन्मूलन हो रहा है, उसमें कमी की जाती, किसी न प्रकार से कमी की जा रही है, तो उस प्रकार की जो प्रक्रिया को हटाने का प्रोसेस है। ठीक है ना। असंगति की स्थिति में कहीं ना कहीं मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई भी टिप्पणियां हो, कोई भी कार्य हो जिसके कारण मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको असंगतता, मतलब उसके जो
बिना मतलब की जरूरत नहीं है या बिना मतलब के जबरदस्ती थोपे जा रहे मूल अधिकारों में, उसको हटाने की प्रोसेस है वो किसमें होती है? मूल अधिकारों के असंगतता विधियों, मतलब अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस भाग को हटा दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 32 में ये रिट अधिकार दे रखा है कि भाई असंगतता जो विधायिक प्रक्रिया है, जो याचिका प्रक्रिया आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये रिट अधिकार दिए गए हैं जो मूल अधिकारों से हनन से संबंधित हैं। हाई कोर्ट में 262 में 226 में यह प्रावधान किया गया है कहीं ना कहीं हनन की असंगतता की स्थिति में उसे हटा दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन ये सारी स्थिति होती है जो कानूनी प्रोसेस होता है उसके जो रियल में उसकी एक्चुअल स्थिति को फाइंड आउट करके फिर उसमें असंगतता की जो क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो अनयूजुअल हो या जिसका कोई सेंस नहीं है मूल अधिकारों के भाग में, उस भाग को हटा दिया जाता है। क्लियर है ना? तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया। इसमें बहुत सारा होता है, कहीं पे पुनर्मूल्यांकन होगा, कहीं न्यायिक पुनर्लोकन होगा, तो ये चीजें क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को असंगतता की स्थिति समझ में आ गई होगी। ये सभी चीजों पर लागू होता है। आप लोगों के किसी भी मूल अधिकार जो एक तरीके से कह सकते हैं 12 से 35 में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किया गया है उसमें किसी भी प्रकार के उल्लंघन हो रहा है किसी न किसी माध्यम में, किसी न किसी भाग की वजह से, तो उस भाग का किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब मेन तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से विधायिक प्रक्रिया द्वारा उसको असंगतता की स्थिति में हटा सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल कहता है 13, मतलब 13 में ये बता रखा है। क्लियर हो गया? तो आराम से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आर्टिकल आगे हम लोग दोस्तों कंबाइंड आर्टिकल ले रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार के संबंधित प्रावधान है वो कहां से कहां तक किए गए हैं। अभी तो हम लोग राज्य के परिभाषा में देखा है कि 12 में प्रावधान किया गया है और जो अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के असंगत विधियों से संबंधित प्रावधान है। और अगर बात करें कि हम लोग अगर समानता की दृष्टि से देखें तो भाई कौन कौन से, सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई समता का अधिकार या समानता का अधिकार होता क्या है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, फिर समझते हैं कि किस किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है कि भाई किस आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ लिया समानता का अधिकार, भाई होता क्या समानता का अधिकार, इसमें किस प्रकार के हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक। ये पिछले वीडियो हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली है समझने की दृष्टि से, ताकि इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा नया कुछ भी नहीं लगे। तो 14 से 18 तक जो भी प्रावधान किए गए हैं इसमें समानता के अधिकार से संबंधित हैं। अब 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है या 18 में क्या है, वो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 14 की बात करते हैं। समानता के अधिकार में 14 क्या कहता है? 14 कहता है विधि के समक्ष समता या समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं विधि के समक्ष समानता। पहले इन दोनों शब्दों को कहां से लिए गए वो बताऊं, फिर दोनों का मतलब क्या है वो बताने की कोशिश करता हूं। विधि के समक्ष जो समता है या समानता है, ये जो प्रावधान है ये ब्रिटिश मूल का है, समझ रहे हैं ना, ये ब्रिटिश भाग का है। एक तरीके से भारतीय संविधान को छानकर आप लोगों को पता है दूसरे देशों के भाग से कोई ना कहीं कुछ लेकर इसको कंप्लीट किया गया है। और विधियों का समान संरक्षण है यूएस से, ठीक है, यूएसए से इसका प्रावधान उठाया गया है। विधियों का समान संरक्षण है यूएसए से, और विधि के समक्ष समानता है जो ये कहां से है? ब्रिटिश मूल से। इसमें हम लोग अपवाद भी जानेंगे, लेकिन फिर भी यार विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हो गया कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो विधि क्या है? कानून है, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप किसी भी प्रतिष्ठित पोस्ट पर हो या आप नागरिक हो या आप क्या काम करते हो, वो मैटर कुछ नहीं करता है। आपको बस यही है कि आप कानून की नजर में सब समान हो, चाहे आप किसी पोस्ट का हो या कुछ भी हो, आप लोग समझ चुके होंगे। तो विधि जो हमारे भारतीय संविधान की एक कानून की एक प्रोसेस होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। विधि के ऊपर आप लोग समझ सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ विधि के समक्ष समानता। तो
डाइसी ने भी यही बताया था, उसी को एक्सप्लेन किया था, वो आप लोगों को मैं शब्दों में बता रहा हूँ। तो क्या है, विधि के समक्ष समानता है जो ब्रिटिश मूल से या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है ना, ब्रिटिश संविधान का भाग है। और विधियों के समान संरक्षण का ये हो गया। इसको पूरा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। विधि के समक्ष समानता में और देख सकते हैं, जैसे अमीर गरीब है, आप लोग देखते हैं कि भाई जो गरीब है अमीर है, तो लेकिन विधि के आगे, जो कानून के आगे दोनों समान होंगे, दोनों के लिए। हालांकि ऐसा चीजें बड़ी मुश्किल है आज के टाइम में। आप लोग नोट करते हैं जो अमीर होते हैं उनकी जो किसी भी कानूनी दाव पेच होते हैं बड़े स्ट्रांग लेवल में होते हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा लेवल का कांटेक्ट होता है। इससे क्या होता है, गरीब आम आदमी अगर निर्दोष भी होता है तो वो कानूनी प्रक्रिया से छूट नहीं पाता है। ये कुछ कमियां हैं हमारे संविधान में, तो बहुत अच्छा सा प्रोसेस बता रखा है और भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बहुत अच्छा बताया है। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण हमारे संविधान का कई बार उल्लंघन हुआ है और रियल लाइफ में देखें तो ये विधि के समक्ष समानता वाला ये तथ्य इक्वल नहीं बैठ पा रहा है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता, सारा खुल के बता नहीं सकता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये समझ सकते हैं कि भाई कहाँ क्या होता है, ये आप रियल लाइफ में देखते ही होंगे। आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, आप लोग सिटी शहर में कहीं ना कहीं से जाते हैं, तो आप लोगों को वहाँ काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि गरीब और अमीर का जहाँ पर विधि की समानता बताई जाती है, कहीं ना कहीं उसी का जोर जबरदस्ती से कुछ जगहों पर होता है। मैं सारी जगह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। कहाँ भी आपके राज्य गांव कहीं ना कहीं आप लोगों को देख सकते हैं, ठीक है ना। विधियों का समान संरक्षण, इसमें दोस्तों ये बता रखा है समान के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यवहार। ये क्या है, ये नकारात्मक स्थिति को बंद, मतलब विधि के समक्ष समता क्या बता रहे हैं, नकारात्मक स्थिति को प्रकट कर रहा है। कैसे, क्योंकि ये प्रतिबंधित बात कर रहा है क्या विधि के ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ रहे ना, आप गरीब हो अमीर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से नकारात्मकता दर्शाता है। लेकिन ये क्या कहता है, विधियों का समान संरक्षण, ये एक प्रकार के एक सकारात्मकता दिखाता है। समान के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यक्ति। समझ रहे हैं ना, तो इसमें दोनों भाव प्रकट हो रहे हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को इतना ही बहुत एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए तो बहुत सारी लाइन है, लेकिन समझने के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे क्या कह रहा है, आर्टिकल 15, हम लोगों ने समानता को 14 से 18 तक पढ़ना है। अभी हम लोगों ने 14 को कवर किया अच्छे से। अब बात आ जाते हैं 15 में। अब 15 क्या कह रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। 15 क्या कहते हैं, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं। अब इसमें स्पष्ट प्रावधान, केवल शब्द यूज किया दोस्तों, यहां ध्यान रखना है, केवल धर्म। आप लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर, ये क्या कहना चाहता है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 15 में पहला पॉइंट कह सकते हैं, धर्म के आधार पर। आप लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका अपना धर्म है, आप लोगों को सभी धर्मों को समानता दी जाएगी, चाहे किसी भी धर्म का बहुमत हो। समझ रहे हैं ना, तो धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यह समानता के अधिकार में दूसरे आर्टिकल में यह बता रखा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमारे संविधान में बता रखा है। क्लियर है, तो ये एक तो हो गया धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा मूल वंश, वंश का भी ऐसा लफड़ा है कि भाई इस वंश से हम लोग, ये हमारे वंशज रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, समानता है। इसके अलावा जाति, जाति में आप लोग देखते हैं काफी चीजें हैं, इसके जाति की वजह से अगर किसी को आरक्षण दिया जा रहा है तो भेदभाव को खत्म करना है, एक जाति ही सबसे बड़ा रीजन बना हुआ है। अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो हम लोग जात पात को, या गांव में अगर देखा जाए, सिटी में एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसमें काफी चीजें बदलाव हुआ है, लेकिन विलेज एरिया में आज भी देखते हैं तो हम लोग देखते हैं SC ST OBC, ये सारे एक साइकोलॉजी क्या है, ये अपने जो जात पात को बढ़ावा देने का कारण। हालांकि काफी सुधार हुआ है, भारत सरकार ने काफी भी गवर्नमेंट के माध्यम से, कुछ सुविधाओं के माध्यम से, ठीक है ना, कई कबार जाति के नाम पर आरक्षण का मुद्दा भी उठता है, तो वो भी एक तरीके से एक अच्छा निर्णय होता है। कई कबार जो पिछड़े वर्ग के लोगों का, ये मान के चलो, ये तो ऐसा तो है नहीं कि जो आरक्षण का मुद्दा है केवल आप निम्न जाति, जिसे मैंने नाम नहीं दिया है, जो आप लोग जनरली कहा जाता है, ठीक है ना, जो शब्द यूज किया जाता है कोई छोटी जाति बड़ी जाति, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन के रूप में सभी का ऐसे ही जन्म हुआ है। लेकिन हम ही लोगों ने, हम में से ही हमारे जो पूर्वज के माध्यम से जो काम के आधार पर उनको, जिसमें हम लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 वर्ण की व्यवस्था की, तो ये क्या हो गया, वहीं से इंसानों को उनके काम के आधार पर जात पात में बांट दिया गया।
बाकी ऊपर से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भगवान ने ना सबको एक ही जाति दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको एक ही एज इंसान बनाकर भेजा है। हम लोग आदि मानव के टाइम देखते हैं, जो हमारे होमोसैपियंस प्रजाति से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि भाई वहां पर भी ऐसी कोई जाति का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हम लोग स्टार्टिंग ह्यूमन के रूप में बंदर ही तो थे, सब बंदर ही थे। धीरे धीरे ह्यूमन में 2 टांगों पर चलने वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर एक होमोसैपियंस के रूप में एक अलग इंसान की पहचान की जाने वाली। हमारे पूर्वज चिंपांजी टाइप के तो थे, यही तो थे हमारे पूर्वज, बंदर प्रजाति के तो थे हम लोग। तो यहाँ से है ना जात पात का, जो मैं कहना चाहता हूँ, जात पात का उद्भव ही हम लोगों से ही हुआ है, ठीक है ना। हमारे काम के आधार पर पुराने मिडिवल हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को जात पात का कैसे कि भाई किस वर्ग को किसको काम दिया गया तो उसकी जाति अलग कर दी जाती थी, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। तो वहीं से छोटी छोटी चीजें प्रकट हुई और वो लगातार बढ़ती गई और हमारे जो सोसाइटी में एक क्या है, एक धारावाहिक की तरह छपक गई, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को जात पात पर और कुछ बोलो, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए आप लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी सिस्टम से हो, समझ रहे हैं ना। आप लोगों को बस जात पात का रखना है, अपने घर तक रखिए। आप लोग किसी को नीचा दिखाने के लिए जात पात का शब्द यूज करते हैं तो ये बिल्कुल गलत चीज है, समझ रहे हैं ना। आपको एक सब समान है, एजुकेशन में हो चाहे कहीं पर भी हो। फैमिली वाले रख रहे हैं, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों का यही काम है, फैमिली वाले रख रहे हैं, हो सकता है समझा नहीं सकते तो बस उनको उनकी जगह छोड़ दो, लेकिन खुद में कुछ इंप्रूव लाओ, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। फैमिली वाले हैं वो उन्होंने उसी दौरान है, उसी सिचुएशन में या उसी कंडीशन में उनके पूर्वज के साथ कनेक्ट रहे, इसलिए वो चीजें बढ़ती जाती है। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं आरक्षण का रहता है, वो अलग मैटर है दोस्तों, लेकिन उसको जात पात में बार बार डालना ठीक नहीं है। क्लियर है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके अलावा क्या हो गया, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, मतलब लिंग या जन्म के आधार पर। अब ये भेदभाव आ जाता है कि भाई मेल या फीमेल। अब ये भी लफड़ा देखा जाता है कई कबार, खास तौर से विलेज एरिया में। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये पुरुष है या मेल है, इसको ये काम देना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस प्रकार का भेदभाव नहीं, हमारा संविधान कहता है कि इस प्रकार का आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी कानूनी, समझ रहे ना। हालांकि ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं, लगातार कम भी हो रही हैं, वो बात नहीं है। धीरे धीरे एजुकेशन जो विलेज एरिया में अच्छी एजुकेशन पहुंच रही है, तो इसमें काफी बदलाव हो रहा है। और भारत सरकार के द्वारा निरंतर महिला उत्थान के ऊपर प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, वो सारी चीजें लाई जा रही हैं ताकि दोनों को इक्वलिटी में लाया जाए, जो कि अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इतना आसान नहीं है विलेज एरिया में पहुंचना। धीरे धीरे शिक्षा पहुंचेगी तो सारी चीजों में बदलाव आएगा, ठीक है ना। तो लिंग या जन्म के आधार पर ऐसा नहीं है, भेदभाव होना चाहिए, ठीक है ना। ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धर्म, मूल, वंश, तो इन 5 शब्दों को ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये 5 वापस रिपीट होंगे, लेकिन उसके साथ एडिशनल होगा। अभी क्या है, केवल धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो ये आप लोगों को 5 ध्यान रखना। आप लोगों को एक बार 15 और 16 में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि चीजें सेम आ जाती है, चीजें सेम आ रहे, कुछ एडिशनल होता है। तो ये 5 शब्द यूज किए गए, 1 2 3 4 5, समझ रहे ना। 5 शब्द है, जो इन 5 को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 5 में कौन कौन से 5 शब्दों का यूज किया गया। यहीं कहीं यहाँ कहीं निवास स्थान का शब्द यूज किया गया, तो यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 और 16 में ये डिफरेंस होगा कि भाई निवास स्थान के आधार पर। अभी मैं आपको आगे वाला एक्सप्लेन करूंगा, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 16 क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 16 कह रहे हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब ये हो गया, अवसर हो गए किसी न किसी प्रकार के आरक्षण की वजह से या कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें की जा रही है, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो ये आराम से आप लोगों को समझ गया 15 में, लेकिन 16 में क्या है, ये 5 तो है ही, ये प्रावधान ध्यान रखना, ये 5 प्रावधान 16 में है, इसके साथ प्लस निवास स्थान की बात की गई है। 5 किस में दे रखे हैं, अनुच्छेद 15 में, और 16 में ये बता रखा है कि भाई निवास स्थान के आधार पर भी आप लोग भेदभाव नहीं करेंगे, उनको भी अवसर जो पिछड़े वर्ग के हैं,
5 को तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया, ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन छठा आप लोग इसमें ऐड करके, पांचों ये 5 के साथ छठा ऐड करके आप लोग पढ़ें इसको। भाई राज्य है जो ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिनको निवास स्थान की सुविधा भी मुहैया करा सकती हैं। तो ये एक प्रकार से समानता दर्शाने के लिए है, ना कि किसी को भेदभाव के रूप में दर्शाना है। ध्यान रखना, इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि जो पिछड़े इलाके हैं या अनडेवलपमेंट एरिया, या आप लोग कह सकते हैं जहां पर सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, रहने की भी नहीं हो सकती है, तो यहाँ राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो मौलिक अधिकारों के जिन लोगों को, मतलब पूरे मौलिक अधिकार ऐसे किताबी में तो मिल रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में समानता उसको लाने के लिए निवास स्थान की भी व्यवस्था कर सकती है राज्य। इसके अलावा राज्य है जो आर्टिकल 16 के तहत क्या कर सकती है, आरक्षण का, आरक्षण से रिलेटेड इसमें भी बात की गई है, लेकिन इसमें पदोन्नति से आरक्षण से संबंधित बात या किसी भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के संबंधित आरक्षण की बात, वो सारे के सारे प्रावधान ये दोनों में जुड़े गए हैं। समझ रहे हैं ना, आरक्षण की बात यहाँ भी हो रही है, आरक्षण की बात यहाँ हो रही है, बस थोड़ी चीजें बदल रही हैं, उसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है ना, जैसे ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, मंडल आयोग का प्रावधान किया गया इंदिरा गांधी के काल में, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों को ये भी समझ में आ गया आरक्षण सबके लिए प्रावधान किया, ओबीसी के लिए जिसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी को अलग किया। क्रीमी लेयर जैसे ऑलरेडी जिसमें कोई अध्यापक, डॉक्टर्स किसी न किसी पोस्ट पर है, उनको आरक्षण ना देकर किसको दिया गया, नॉन क्रिमिनल लेयर को आरक्षण का प्रावधान किया है। SC ST के लिए किया है। अभी जो EWS का प्रावधान किया गया है वो कहीं ना कहीं इन दोनों आर्टिकल से कनेक्ट है, ये ध्यान रखना है। आरक्षण का प्रभाव, क्योंकि ये समानता लाने के लिए किया जा रहा है, तो समानता की बात हम लोग इसी में तो कर रहे हैं 14 से 18 में, जिसमें मेन शब्द आ जाता है 15 और 16 में। क्लियर हो गया, पदोन्नति संबंधित आरक्षण की बात भी की गई है। तो ये क्या आरक्षण से रिलेटेड, जब आरक्षण पर हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तब हम लोग और जानेंगे। अभी हम लोग इस आर्टिकल को समझ में आएंगे। तो ये क्या, लोक नियोजन के विषय में, इस प्रकार के विषय में या निवास स्थान के बारे में अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिले, ये प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई तू गरीब है, तेरे को ये सुविधा नहीं मिलेगी, इस प्रकार के अवसर नहीं मिल सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं करता है, बल्कि उनको भी समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने की सुविधा करता है। क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। क्या कह रहा है, अस्पृश्यता मतलब आप लोग छुआछूत की, भेदभाव की दुनिया में या दुनिया से बाहर निकल जाओ, क्योंकि संविधान कह रहा है हमारा, आप लोग किसी न किसी प्रकार से छुआछूत टाइप की भेदभाव नहीं करोगे। आप रेगर समाज से छुआछूत की कर सकते हो, या किसी न किसी आप लोग छोटी जातियों से संबंधित बात होती है हमारे सोसाइटी में, जो आजकल विलेज एरिया में मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पर एजुकेशन सिस्टम आज भी नहीं पहुंच पाया है, इतनी कोशिशों के बाद में, तो वहां पर आप लोग देखेंगे छुआछूत की बातें बहुत सारी होती है, उनके जो पौराणिक चीजों की कनेक्टिविटी, अंधविश्वास, तो ये क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारा संविधान 17 आर्टिकल 17 यह प्रावधान करते हैं किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यही आराम से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम है, वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का ये मतलब हो गया, अगर आप जैसे इसमें ये कहा रखा है राजा महाराजाओं के, अगर राजा महाराजाओं, राय बहादुर, इस प्रकार की उपाधि आप लोग नहीं ले सकते, ठीक है ना। हाँ, कुछ जो मेरे छूट है कि शिक्षा संबंधित है, आर्मी में जो उपाधियां दी जाती हैं उसको छोड़कर आप लोग किसी भी उपाधि का धारण नहीं कर सकते हैं। पहले जब राजा महाराजा शब्द यूज किया जाता था, वो आज के समय में मना किया गया। भारतीय संविधान का 17 आर्टिकल ये कहता है कि आप लोग किसी भी एजुकेशन, शिक्षा या सेना से संबंधित ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि कोई भी विधायक हो या बड़ी पोस्ट पर हो, किसी विदेश में उसको सम्मान दिया जाता है, किसी न किसी पोस्ट से, किसी नाम से दिया जाता है, तो उसका भी ये कर्तव्य है, या वो सम्मान कब तक नहीं ले सकता, जब तक राष्ट्रपति की बिना परमिशन के वो सम्मान विदेशों में भी नहीं लिया जा सकता। ऐसे नहीं कि भारत में लागू है। भारत का नागरिक अगर, जिसमें से सांसद भी हो सकता है, या कोई भी आप लोग देख सकते हैं कोई विदेश में जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हमारे शिक्षा मंत्री हो, या आप लोग बोल सकते हैं कि क्या है, जो भी सभी प्रकार की पोस्ट हैं, कैबिनेट मंत्री में किसी भी विभाग से संबंधित वहां चला जाता है विदेश में एक दौरे के रूप में, हम PM जाते हैं, तो वहां पर उसको किसी प्रकार की अगर पद से नवाजे जाने की कोशिश की जाती है, तो पद नाम का यूज नहीं किया जाएगा, उपहार दिया जा रहा है,
तब भी नहीं ले सकता है जब तक राष्ट्रपति परमिशन नहीं दे। वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही उस पद को, उस उपहार को धारण कर सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये शिक्षा और आर्मी या फौजी टाइप की चीजों में छोड़कर बाकी सब पर प्रतिबंध आरोपित करता है कि आप लोग किसी प्रकार की राजा महाराजा राय बहादुर ये इस प्रकार की परमिशन नहीं ले सकते हैं। मतलब आप लोग इस प्रकार के पद का, नाम शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर विदेशों में किस प्रकार का कोशिश की जाती है, दिए जाते हैं वो भी उपाधि के रूप में, तो आप लोग बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वो नहीं ले सकते। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो को अपन लंबा नहीं करेंगे, सारी चीजें समझते हुए कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमी रही तो जरूर बताएं ताकि हम लोग उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू दोस्तों।